अब बात करते हैं तीसरे ब्लॉक में उपन्यास विधा की। और ये जो तीसरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा की गई। जो हिंदी साहित्य की विधा उपन्यास है, उस उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, कैसे वह विकास को प्राप्त हुई, तो इस विषय को कुछ बिंदुओं में बांटा गया है प्रस्तावना के साथ। सबसे पहले प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का चरण क्या था, फिर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यास क्या था, स्वातंत्र्योत्तर युग में हिंदी उपन्यास क्या था, और समकालीन उपन्यास लेखन की प्रवृत्तियां क्या थी। इससे पहले हम हिंदी की दो विधाएं पढ़कर आ चुके हैं। एक हमने पहले ब्लॉक में नाटक को पढ़ा, दूसरे ब्लॉक में हमने एकांकी को पढ़ा। अब तीसरे ब्लॉक में हम उपन्यास को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पूर्ण रूपेण हमें उपन्यास विधा से परिचित कराएगा। इस ब्लॉक में उपन्यास को समझने से पहले सबसे पहले प्रस्तावना पर आते हैं। उपन्यास अपेक्षाकृत एक नई साहित्यिक विधा है। इसमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने एकांकी में पढ़ा था कि वो जीवन के किसी एक घटना से जुड़ा रहता है, कोई एक पक्ष है। तो लेकिन यहाँ पूरे जीवन के स्वरूप को उभारने का, उसके एक पक्ष को उभारने का प्रयास किया जाता है। सामान्य जीवन का जो द्वंद्व है, फैलाव है, गति का समावेश है, अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में यहाँ पर अधिक होता है, क्योंकि जो अन्य विधाएं हैं उनमें हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम उसको इतने विस्तार से जान सकें जितना समय हमें उपन्यास में मिलता है। तो ये जो विधा है, इसका प्रारंभ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हुआ है। भारतेंदु युग में ही ऐसी स्थिति होने लगी थी कि लेखकों को एक नई विधा की आवश्यकता अनुभूत हुई। ऐसा होने लगा कि अब हमारे सामने कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, उसी परिपाटी पर चलने में उतना आनंद नहीं है जितना कुछ नवीन करने में है। तो दरअसल अपनी पूरी पूरी बात जो कि लेखक खुलकर नहीं कह पाते थे, एक जैसे एकांकी में हमें एक संक्षिप्त कलेवर में खुद को कहना होता है, और एक संक्षिप्त कलेवर के साथ में पूरे कथाक्रम को एक तीव्र विकास देना होता है। वहाँ एक घटना को तीव्र विकास के साथ उसके चरम पर पहुंचाना होता है। अपनी बातों को बड़े ही शॉर्ट रूप में, मतलब कि छोटे छोटे बातों के द्वारा कहना होता है। तो यहाँ एक विस्तार मिलता है। तो जिस बात को लेखक खुलकर कह नहीं पा रहे थे, उसे कहने के लिए उन्हें एक नई विधा की आवश्यकता है। हालांकि कविता है, निबंध है, नाटक है, प्रहसन है, साहित्य की अन्य अन्य बहुत सारी विधाएं हैं जो कि युगीन चेतना को पूरी तरह प्रस्तुत करने में असफल भी साबित हुई। ये विधाएं ऐसी हैं कि जो एक युग की चेतना है उसके समग्र विकास को दिखाने में, उसके समग्र स्वरूप को प्रस्तुत करने में ये सफल नहीं है। तो ऐसी दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान उपन्यास विधा की ओर गया और उन्होंने उपन्यास की ओर दृष्टि डाली। बंगला उपन्यासों से वो परिचित थे, तो उसी तर्ज पर उन्होंने हिंदी उपन्यास लिखने की अपनी मंशा जाहिर की, और वो चाहते थे कि हिंदी में भी उपन्यास लिखे। तो स्वतंत्र उपन्यासों की रचना ना होने की स्थिति में कुछ बंगला उपन्यासों के अनुवाद के भी पक्षधर रहे। तो उनके प्रयास से अनेक बंगला उपन्यासों का पहले तो हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ, और कुछ उपन्यास हिंदी में भी लिखे गए। उन्होंने खुद भी उपन्यास लिखना चाहा, लेकिन आरंभिक स्थिति में कुछ ही पृष्ठ लिख सके। तो उन्होंने अपने उपन्यास का नाम रखा था एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जब बीती। वैसे निर्विवाद तथ्य है कि हिंदी में जो उपन्यास लेखन की परंपरा है, बंगला के प्रभाव से प्रारंभ हुई है, और भारतेंदु युग में ही उपन्यास लेखन की एक नींव जो है वो रखी जाती है। पर उसे जो एक सही रूप मिला, एक आकार मिला, एक व्यापकता मिली, एक प्रसिद्धि मिली, वो हम देखते हैं कि वो प्रेमचंद युग में आकर मिली।
प्रेमचंद जी के लेखन के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा था कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक आपको कोई नहीं मिल सकता। अर्थात फिर इस दृष्टि में प्रेमचंद जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो इन समस्त भावों का परिचय आपको दिला सके। तो हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को जानने से पहले अभी हम थोड़ा सा हिंदी का जो हिंदी में जो उपन्यास विधा है वो उपन्यास क्या है, उस उपन्यास का अर्थ क्या है, उसे और किस नाम से जाना गया, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो हिंदी उपन्यास विधा है वह अपने वर्तमान रूप में पश्चिम की देन दिखाई देती है। अन्य साहित्य रूपों की अपेक्षा इसमें नवीनता का रंग है। साहित्य के पंडितों ने इसके मूल उत्स को ढूंढ निकालने का बहुत अधिक प्रयत्न किया कि ये पता चल पाए कि उपन्यास का जो मूल उद्गम है वो कहाँ से है। वास्तव में कथाएं, कहानियों के प्रति मनुष्य के जो जिज्ञासाएं हैं और जो एक सहभाव है वो उसने विभिन्न कथा काव्यों को जन्म दिया। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही यह प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती रही है। वैदिक कहानियों में, महाकाव्यों में, पुराणों में और जो आपकी बौद्ध जातक कथाएं हैं उनमें और परिवर्तित संस्कृत के जो मनोरंजक, उपदेशात्मक तथा काव्यात्मक कथाएं हैं उन सब में, चाहे फिर अब हम अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों की बात करें या हिंदी के रासों और प्रेमाख्यानक जो कथा है उनके माध्यम की बात करें, तो जो एक प्रयास हुआ है वो जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यंजना का प्रयत्न इन सब रूपों में हम देखते हैं और होता रहा है। यूनान में इलियड ओडिसी, फ्रांस में ट्रेवयर्स, जर्मनी में मिनसिंसर के गाने का, इंग्लैंड की ऐतिहासिक दंत कथाएं, क्रॉनिकल्स और गीत ब्लड्स इस प्रवृत्ति के प्रमाण दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी के उपन्यास हैं जिसमें कथा की अभिव्यंजना में देखने के लिए मिलती है, तो ये जो कथा काव्य है इसकी अभिव्यंजना हमें बहुत प्राचीन रूप में दिखाई देती है और वो जो अभिव्यंजना है वो कई विधाओं से होती हुई आई, क्योंकि किसी चीज का जन्म होता है, किसी नई विधा को एक नया स्वरूप प्राप्त होता है, तो ये नहीं कि उसके अतीत में उसी विधा से संबंधित चीजें चलती हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर किसी एक को शक्ति प्रदान करती हैं कि वो नया स्वरूप धारण करेगा। तो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान जो इतिहासकार हैं जॉर्ज सेंटेज, इन्होंने अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास की पृष्ठभूमि प्रेमाख्यानों में निर्धारित करते हुए होमर की ओडिसी को जो विश्व की प्रमुख कहानियों में एक है, पश्चिम का मूल प्रेमाख्यान। होमर की जो ओडिसी है इसमें विश्व की मतलब प्रमुख कहानियां, विश्व की प्रमुख कहानियों में एक माना है इसे, और इसके अंतर्गत पश्चिम का मूल प्रेमाख्यान इस रूप में। उनके मत में प्रेमाख्यान और उपन्यास को दो अलग साहित्य प्रकार माना जा सकता है। इसमें तर्क एवं मानसिक विभ्रम दोनों देखने को मिलते हैं। प्रत्येक उपन्यास में प्रायः प्रेम तत्व निहित होता है। इस दृष्टि से प्रेमाख्यानों को उपन्यास का मूल स्रोत माना जाता है। तो महाकाव्य से यह धीरे धीरे दरबारी प्रेम गाथाओं में आया और फिर उनसे उपन्यास में आया। ये जो प्रेम तत्व था, ये प्रेम तत्व हालांकि महाकाव्यों का एक प्रधान अंग रहा है। हम चाहे आदिकाल से महाकाव्यों को उठा लें, ठीक है, चाहे भक्ति काल में आ जाएं और
चाहे फिर रीति में आ जाए, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते जो महाकाव्यों में व्याप्त प्रेम कथन थी, उसमें धीरे धीरे प्रेम गाथाओं से होते हुए उपन्यास विधा में अपना था। तो प्रेमाख्यानों में उपन्यास के विशेष बीज इतना स्वीकार करने में उपन्यास के बीज इतना तो स्वीकार नहीं होते, अर्थात जो प्रेमाख्यान है उनमें उपन्यास के बीज हैं, इस बात को स्वीकार करने में किसी भी समालोचक या इतिहासकार को विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उपन्यास का जो मूल तत्व है वो भी प्रेम है, और ये जो प्रेम तत्व है वो हमें महाकाव्यों में प्राप्त होता है, प्रेमाख्यानों में प्राप्त होता है। लेकिन एक विशेष साहित्य प्रकार के रूप में, एक विशेष साहित्यिक विधा के रूप में अगर हम देखें तो उपन्यास का उद्भव यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद हुआ, और ये मानना भी अधिक समीचीन है। J.M. कोहन के मत से पाश्चात्य उपन्यास का जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्पेन में हुआ। जो J.M. कोहन है, क्योंकि हर एक विचारक अपना अलग अलग मत देता है, इसे ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ सभी के मत एक से नहीं हो सकते, कोई आलोचक इस विषय में अपना अलग मत देते हैं, कोई आलोचक अपना मत देते हैं, कोई समीक्षक अपनी बात कहते हैं। तो J.M. कोहन जो है उनका मानना है कि पाश्चात्य उपन्यास का जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्पेन में हुआ। सन 1554 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक हैं, उन्होंने जो एक टोर्म्स के लाज़ारिलो की जीवनी, ये लिखा है लाज़ारिलो की जीवनी को उन्होंने प्रथम उपन्यास लिखा, अज्ञात लेखक के द्वारा लिखित है ये, इसके लेखक का नाम नहीं पता। 1554 ईस्वी में ये दृष्टि में आया, और इसका जो नाम है वो है टोर्म्स के लाज़ारिलो की जीवनी। तो उन्होंने इसे प्रथम उपन्यास लिखा। इस पुस्तक के द्वारा साहित्य को एक नया स्वरूप मिला। यह एक धूर्त की जीवनी है। स्पेन में इस प्रकार के और भी उपन्यास मिलते हैं। पिकरेस्क उपन्यास के पात्र धूर्त और भ्रमणशील थे। जीवन चित्रण की दृष्टि कुछ व्यंग्यात्मक थी। तो हमने ये देखा कि जो J.M. कोहन है, उन्होंने स्पेन में 16वीं शताब्दी में पाश्चात्य उपन्यास का जन्म लिया, और एक अज्ञात रचना जो हमें मिली 1554 ईस्वी में जो सामने आई है, टोर्म्स के लाज़ारिलो की जीवनी, उसको उपन्यास के रूप में माना गया है, जिसमें एक धूर्त की जीवनी है। और ये जो पात्र होते थे, ऐसे जो उपन्यास होते थे, उन्हें पिकरेस्क उपन्यास कहा जाता था, और इन उपन्यासों में धूर्त पात्र होते थे जो कि भ्रमणशील होते थे। तो ये तो रही बात स्पेन की। उनका उद्देश्य, जो उन उपन्यासकारों का उद्देश्य था, वो तथाकथित जो संभ्रांत और अधिकार संपन्न व्यक्ति की तुच्छता का उद्घाटन करना भी था। दलित मानवता के साथ सहानुभूति होने के साथ ही साधारण मानवीय मूल्यों के प्रति एक सहिष्णुतापूर्ण दृष्टिकोण इसकी अन्य विशेषता। यानी कि ये जो उपन्यास हैं, ये तथाकथित संभ्रांत और अधिकार संपन्न व्यक्तियों की जो तुच्छता है उसका उद्घाटन करने वाले थे। इनमें जो दलित मानवता है उसके प्रति सहानुभूति, और जो साधारण व्यक्ति हैं उन मानवीय मूल्यों के प्रति एक सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाया गया।
या ये इसकी विशेषता रही। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो उपन्यास के बीज हैं, हालांकि प्रेमाख्यानकों में थे, लेकिन वही वाली बात है कि बीज तो हमने मिट्टी में बो दिया, पर जब तक वो पल्लवित नहीं होगा, परिवर्धित नहीं होगा, तब तक वो वहीं पड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार से जो ये उपन्यास हैं उनके संवर्धन में, पल्लवन में स्पेन के पिक्वेस्ट उपन्यासों का बहुत बड़ा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम और साहस की कल्पना प्रधान कहानियों पर आघात किया और प्रेमाख्यानों की असंगतियों के ढेर को ध्वस्त करने की उन्मुख हुए। तो इस प्रकार रोमांच के नाम से अभिहित प्रेम तथा साहस की कल्पना प्रधान एवं आदर्शात्मक पदबंध कहानी के स्थान पर धीरे धीरे गद्य के माध्यम से वास्तविक जीवन की जटिलताओं का चित्रण आरंभ हुआ और इस नितांत नवीन प्रकार वाले साहित्य को ही नॉवेल कहा। तो ये नॉवेल के रूप में सामने आया। अंग्रेजी में इसे नॉवेल कहते हैं, हिंदी में इसी को उपन्यास कहते हैं। और क्योंकि जो मतलब के साहित्यकार थे जो अपनी भावनाओं को, अपने स्वरूप को एक छोटे से संक्षिप्त कलेवर के साथ में नहीं अभिव्यक्त कर पा रहे थे, उनके लिए ये विधा बहुत ही प्रिय विधा। तो इस नवीन विधा के रूप में या ये कहिए कि नॉवेल के रूप में ये तो सामने आया तो हर एक पाठक के हृदय को आवश्यक। तो इसके बाद में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने भी इस विषय पर अपनी दृष्टि डाली। इस प्रकार फिर जो ये नॉवेल था इसमें साहित्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति की और सभी के बीच बहुत ही सराहा गया। अनगिनत जीवन स्थितियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया और अनेक रूपाकृति में प्रकाशित किया गया। तो ये जो नॉवेल है इसी को हम उपन्यास के रूप में जानते हैं। उपन्यास शब्द अंग्रेजी नॉवेल के अर्थ में व्यवहृत होता है और उपन्यास शब्द की यदि व्याख्या करें तो उप और नी पूर्वक अस धातु में घई प्रत्यय जोड़ने से उपन्यास शब्द बनता है। उसका अर्थ है रखना, स्थिर करना, प्रक्षेपण करना आदि, यानी कि उपपास में बहुत अच्छी प्रकार से, नी अच्छी प्रकार से, अस माने रखना, रखना, स्थिर करना, प्रक्षेप। तो इसका साधारण अर्थ क्या हुआ? उपन्यास का अर्थ हुआ कि सम्यक रूप से उपस्थापन। संस्कृत लक्षण ग्रंथों में उपन्यास शब्द मिलता है और यह नाटक की संधियों का एक उपभेद है और इसकी व्याख्या में कहा गया है कि प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। किंतु उपन्यास शब्द का जो नितांत नवीन अर्थ है वो अलग ही रूप में लिया गया है और इस विषय पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि उपन्यास वस्तुतः नॉवेल अर्थात नवल यानी कि नया और ताजा साहित्य। नॉवेल का नवल यानी कि नवल माने नया और ताजा। लेकिन फिर भी जिस मेधावी ने कथा, आख्यायिका आदि को छोड़कर अंग्रेजी नॉवेल का प्रतिशब्द उपन्यास माना था, उसकी सूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। जहां उसने उस नए शब्द के प्रयोग से सूचित किया कि यह साहित्यांश पुरानी कथाओं और आख्यायिकाओं से भिन्न जाति का है, वहीं इसके शब्द के द्वारा यह भी सूचित होता है कि इस विशेष साहित्यांश के द्वारा ग्रंथकार पाठक के निकट अपने मन की कोई विशेष बात, कोई अभिनव मत रखना चाहता है। इसलिए यद्यपि यह शब्द पुरानी परंपरा के प्रयोग के अनुकूल नहीं दिखाई देता, फिर भी
इसका प्रयोग उपन्यास की विशिष्ट प्रवृत्ति के साथ बिल्कुल बेमेल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपन्यास शब्द का जो अर्थ है वो है बिल्कुल पास में बहुत अच्छी प्रकार से किसी चीज को रखना, उसमें निबद्ध करना। और ये भी देखा कि जो उपन्यास है उसका प्रारंभ हम स्पेन से मानते हैं। तो ऊपर बात आई कि जो प्रेमाख्यानक है उससे भी पहले J.M. कोहन ने जो बात कही कि पाश्चात्य उपन्यास का जन्म है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्पेन में हुआ है। तो एक तो बात हमने ये कही, और दूसरी बात की जो उपन्यास है वो चाहे कहीं भी देखेंगे कि उसके बीच हमारे प्रेमाख्यानों में प्राप्त होते हैं, है ना। उनका पल्लवन और परिवर्धन संवर्धन स्पेन के पितरेस्क उपन्यासों के प्रभाव से हुआ है। तो कुल मिलाकर जो उपन्यास जिसे अंग्रेजी में नॉवल कहा जाता है उसी को हिंदी में उपन्यास। आगे इसी बात को इतना हमें यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि उपन्यास हमने किसे, और उपन्यास का जो आदि प्रारंभ है वो कहाँ से। ये चीज जो समझी गई है कि उपन्यास का जो आरंभ है वो हमें स्पेन की ओर से मिलता है, पाश्चात्य की ओर से मिलता है, और उपन्यास जो कि नॉवल का समानार्थी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो उपन्यास हैं जिनकी हमने भी विस्तार में उपन्यास को पढ़ा, बिल्कुल विस्तार से हमने उसे समझा। तो ये उपन्यास जो नॉवल का समानार्थी है, इसको विद्वानों ने 4 कालखंडों में इसके विकास को माना है। एक है प्रारंभिक हिंदी उपन्यास, दूसरा है स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी उपन्यास, तीसरा है स्वातंत्र्योत्तर युग के, और जो उसके आगे है वो है समकालीन उपन्यास लेखन की प्रक्रिया। तो अब हम बात करेंगे प्रारंभिक हिंदी उपन्यास की, और उसको विस्तार से जानेंगे कि प्रारंभिक हिंदी उपन्यास में हमारे कौन कौन से उपन्यास आते हैं, और उपन्यास का जो विभाजन हुआ है वो किन किन रूपों में हम देखने को मिलता है, क्या उसका समय रहा, क्या अवधि रही, और किस अवधि तक वो चला, और अगले परिवर्तन अगले चरण के आने से पूर्व तक कौन कौन से उपन्यास लिखे जा चुके थे, क्या क्या उनके विषय रहे। तो इस विषय पर अब चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।